हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिका ट्यूटोरियल्स। आज मैं बायोमोलिक्यूल्स के अनदर पार्ट के बारे में डिस्कस करूंगी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रोटीन्स और लिपिड्स के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं शुरुआत करूंगी डीएनए एंड आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करूंगी चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। Okay, so we have covered till the lipids part. Today we will cover about the nucleic acids. So let's start. Living organisms have a number of carbon compounds. Living organisms में कई तरीके के carbon compounds हैं, and in some carbon compounds heterocyclic ring can be found. तो heterocyclic ring का मतलब क्या है पहले ये जानेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कहने का मीनिंग है कि उसमें कार्बन तो प्रेजेंट है ही, कार्बन के साथ साथ अगर कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम उसे हेट्रोसाइक्लिक रिंग का नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमीन में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो अब ये नाइट्रोजन अदर एलिमेंट हो गया, तो इसलिए हमने इनकी रिंग को नाम दे दिया हेट्रोसाइक्लिक रिंग। Adenine, guanine, cytosine and thymine, these four bases are present in DNA, while adenine, guanine, cytosine and uracil they are present in RNA. Uracil जो है वो थाइमीन की जगह पे प्रेजेंट होता है आरएनए में। ओके, सो व्हेन फाउंड अटैच्ड टू अ शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड्स। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, अगर ये शुगर के साथ प्रेजेंट है, शुगर के साथ अटैच होके प्रेजेंट है, तो उनको हम न्यूक्लियोसाइड्स कहेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड्स कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर्स इन विच नाइट्रोजनस bases are found attached to a sugar moiety. अब दूसरा एक टर्म आता है न्यूक्लियोटाइड्स का। तो न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में एक डिफरेंस है। हम ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। देयर इज अ difference between these two names. What are they? So if a phosphate group is also found esterified to the sugar, they are called nucleotides. तो हमने न्यूक्लियोसाइड्स उन स्ट्रक्चर्स को बोला था जिसमें शुगर के साथ अटैच होती है नाइट्रोजनस बेस। लेकिन अगर शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस भी अटैच है और प्लस शुगर में फॉस्फेट ग्रुप भी एस्टेरिफाइड है या अटैच है, तो हम उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। तो वी कैन से दैट nucleosides are the structures in which sugar and nitrogenous base is present, while nucleotides are the structures in which sugar, nitrogenous base plus phosphate group is present. Now adenosine, guanosine, thymidine, uridine and cytidine are nucleosides. तो अगर हम एडिनोसिन बोले या गुआनोसिन, कहीं भी ये अगर टर्म्स आ जाते हैं तो उनको हम न्यूक्लियोसाइड्स बोलेंगे, ना कि न्यूक्लियोटाइड्स। और जब हम इन्हें न्यूक्लियोसाइड्स बोल रहे हैं तो इनमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे? उनमें शुगर होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा। फॉस्फेट ग्रुप विल बी एब्सेंट इन न्यूक्लियोसाइड्स। Now the another terms are used for the nucleotides. तो न्यूक्लियोटाइड्स अगर हम देख रहे हैं किसी स्ट्रक्चर में, तो हम वहां पे डिफरेंट नेम से इन बेसिस को या बेस जो शुगर के साथ कॉन्जुगेशन में है प्लस फॉस्फेट भी प्रेजेंट है, तब इनका नाम बदल जाएगा और तब इन्हें क्या कहेंगे? एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड एंड साइटिडाइलिक एसिड। तो अब ये एडिनाइलिक एसिड और एडिनोसिन में क्या डिफरेंस है? एडिनोसिन में सिर्फ शुगर एंड एडेनिन बेस प्रेजेंट है, जबकि एडिनाइलिक एसिड में शुगर, एडेनिन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। इसी तरीके से थाइमिडीन और थाइमिडाइलिक में क्या अंतर है? थाइमिडाइलिक में फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस होगी, जबकि थाइमिडीन में केवल शुगर और थाइमीन बेस प्रेजेंट होगी। सिमिलरली फॉर गुआनाइलिक एसिड में शुगर, फॉस्फेट एंड गुआनिन बेस होगी, एंड गुआनोसिन में
sugar and nitrogenous base which is guanine is present. तो इस तरीके से हम न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स में डिफरेंस करेंगे और उनको डिफरेंट डिफरेंट नेम से प्रोनाउंस करेंगे. Now nucleic acids like DNA and RNA consist of nucleotides only. तो जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं DNA और RNA, इनकी बात करें तो इनमें न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स कहने का मतलब है शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगी न्यूक्लियोटाइड में, एक न्यूक्लियोटाइड में. और डीएनए है क्या? इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हम क्यों बोल रहे हैं? पॉली मीन्स मैनी, न्यूक्लियोटाइड्स. सो डीएनए की जो चेन है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग डीएनए एज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ओके, तो डीएनए की जो बैकबोन में प्रेजेंट होगा वो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा और इनसाइड ऑफ द डबल हेलिक्स ऑफ द डीएनए नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होगा. Now DNA and RNA they function as genetic material. Okay, now let's see the structures of these nitrogenous bases. यहाँ पे हम एडेनिन की बात करें तो एडेनिन को हम प्यूरीन बोल रहे हैं. तो यहाँ पे प्यूरीन्स और पिरीमिडीन्स दो कैटेगरी में हम नाइट्रोजनस बेसिस को कैटेगराइज करते हैं, प्यूरीन्स एंड पिरीमिडीन्स. प्यूरीन्स में एडेनिन एंड ग्वानिन आएगा एंड पिरीमिडीन्स में हमारा थाइमीन एंड साइटोसिन आएगा. तो एडेनिन की यहाँ स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें दो हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है एंड यू कैन सी इन इट्स हेटेरोसाइक्लिक रिंग नाइट्रोजन इज प्रेजेंट and at one point amino group is present. Okay, so this is the structure for the adenine. Okay, अब हम एडिनोसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं. As I said earlier कि एडिनोसिन में शुगर और नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगी and that nitrogenous base would be adenine because it is adenosine. तो यहाँ पे हम पेंटोस शुगर देखेंगे क्योंकि ये 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है तो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज अ पेंटोस शुगर. और उसकी 1' पोजीशन पे एडेनिन बेस अटैच है एंड यहाँ पे अगर हम काउंट करें 1, 2, 3, 4 एंड 5th पोजीशन पे जो CH2 ग्रुप है उसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है. तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये एक न्यूक्लियोसाइड है और इसको हमने नाम दे दिया है एडिनोसिन का because of the presence of the adenine base. So in this nucleoside structure, sugar is attached to the adenine base and is not having the phosphate group, hence it is a nucleoside. इसी तरीके से हम next structure देखेंगे which is of adenylic acid. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख के कंप्लीट डिफरेंस हमें इन तीनों में पता चल रहा है. पहले हमने क्या देखा? सिर्फ एडेनिन बेस का स्ट्रक्चर देखा. अब ये एडेनिन बेस 1' पोजीशन ऑफ द पेंटोस शुगर से बाइंड है और इसमें फॉस्फेट ग्रुप 5' CH2 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको न्यूक्लियोसाइड एडेनोसिन का नाम दे दिया गया. अब ये थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको हमने बोला एडिनाइलिक एसिड और ये एक न्यूक्लियोटाइड है. क्यों हम इसे न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें पेंटोस शुगर है, 1' पोजीशन पे एडेनिन बेस लगी हुई है और 5' CH2 पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है. तो फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस होने के कारण इसको हमने एडिनाइलिक एसिड नाम दे दिया, which is a nucleotide, not a nucleoside, because it is having a phosphate group at its 5' carbon atom. नेक्स्ट हम पिरीमिडीन का स्ट्रक्चर देखते हैं. तो इसमें एक प्यूरीन का एग्जाम्पल दे दिया गया और एक पिरीमिडीन का एग्जाम्पल दिया है. तो पिरीमिडीन में हम देखेंगे यहाँ पे यूरेसिल का एग्जाम्पल दिया गया. तो यूरेसिल में हम देख सकते हैं कि कार्बन के अलावा जो और डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है. तो क्योंकि इस रिंग में कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं, इसलिए ये एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग है और ये स्ट्रक्चर यूरेसिल बेस का है which comes under the category of a pyrimidine. Okay, and uracil will be present in RNA in place of thymine. ठीक है,
तो ये एक पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखेंगे कि ये न्यूक्लियोसाइड में कैसे अटैच होगा। तो न्यूक्लियोसाइड है तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होगा। तो यहाँ पे 1 प्राइम पोजीशन पे यूरेसिल बेस जुड़ा हुआ है ऑफ द पेंटोज शुगर, और 5 प्राइम कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। Hence it is a nucleoside and its name will be यूरिडीन। इसका नाम हम क्या बोलेंगे? यूरिडीन कहेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है जबकि फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट है। Hence it is a न्यूक्लियोसाइड। अब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है, बट वी कैन ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर, एंड उसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि CH2 ग्रुप पे जो OH लगा है इसकी जगह पे फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा, जैसे कि एडिनाइलिक एसिड में जुड़ा हुआ था। तो अगर ये 5 प्राइम कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लग जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, ना कि न्यूक्लियोसाइड। Okay, so these are the few structures in which we have seen the difference between the nucleosides and the nucleotides. अब यहाँ पे हम शुगर का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो शुगर में यहाँ पे अगर हम एक सिंपल शुगर की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में आता है हेक्सोज शुगर विच इज अ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स हैं और 6 कार्बन एटम्स में यहाँ पे इस पोजीशन पे OH ग्रुप है, और 1 2 3 4 पोजीशन पे OH ग्रुप है, 5th पोजीशन के CH2 ग्रुप से OH अटैच है, और यहाँ पर एक O ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो कि साइकिल का पार्ट है। तो इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया? ग्लूकोज बोल दिया। अब अगर ये पेंटोज शुगर है, यहाँ पे ये क्या था? हेक्सोज शुगर है, बट इट इज अ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ऑफ अ पेंटोज शुगर, क्योंकि इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं। तो इसको हमने क्या बोला? पेंटोज शुगर। और हम जो DNA में प्रेजेंट होती है शुगर, पेंटोज शुगर, उसको हमने नाम दे दिया राइबोज शुगर। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा C5H10O5। सो दिस इज अ राइबोज शुगर एंड दिस इज व्हाट? ग्लूकोज शुगर। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। तो अभी तक हमने जनरल इंफॉर्मेशन प्राप्त की किसके बारे में? न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। और प्रीवियस बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर्स, बायोमोलिक्यूल्स के सेक्शन में हमने लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में लिटिल इंफॉर्मेशन दिया। अब हम आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को जानेंगे कि ये क्या होते हैं। सो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी एक तरीके के बायोमोलिक्यूल्स हैं, और क्योंकि ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हैं तो हमें हर तरीके के बायोमोलिक्यूल के बारे में जानना है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। सो द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ द केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स। तो केमिस्ट्री का जो एक्साइटिंग एस्पेक्ट है, हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें जितने भी तरीके के कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, हमें उनका स्ट्रक्चर पता चल सके और उनका क्या बिहेवियर है, कैसे वो एक्ट करते हैं, उनका रिएक्शन क्या है। तो वो सब जानने के लिए केमिस्ट्री इज एन एक्साइटिंग एस्पेक्ट। तो इसमें क्या है? थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स, स्मॉल एंड बिग, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम आइसोलेट करते हैं और फिर हम उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं, एंड इफ पॉसिबल हम उसको केमिकली सिंथेसाइज भी करते हैं लेबोरेटरी में। So if one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds, including amino acids, sugars, etc. अगर हम जितने भी बायोमोलिक्यूल्स लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं उनकी एक लिस्ट अगर हम बनाना शुरू करें तो उस लिस्ट में हम पाएंगे कि थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं? अमीनो एसिड्स, sugars, etc. So for reasons that are given in section 9.10, we can call these biomolecules as metabolites. इन बायोमोलिक्यूल्स को हमने क्या नाम दे दिया? मेटाबोलाइट का नाम दे दिया। क्यों हमने मेटाबोलाइट का नाम दिया? क्योंकि लिविंग सिस्टम में ये कि मेटाबॉलिज्म में इन सब बायोमोलिक्यूल्स का रोल होता है, hence they are called as metabolites. In animal tissues, one notices
the presence of all such categories of compounds shown in figure 9.1. तो हमने अभी 9.1 में न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड्स, फैट्स एंड ऑयल्स एज वेल एज फॉस्फोलिपिड्स, ग्लिसरॉल्स, इन सब के स्ट्रक्चर के को हमने समझा था. अब ये जो स्ट्रक्चर्स हमने अभी पढ़े, अमीनो एसिड्स के, लिपिड्स के, सिंपल फैटी एसिड्स के, ग्लिसरॉल्स के और न्यूक्लिक एसिड्स के, इन सबको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट का नाम देंगे. तो ये सब क्या होंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होंगे which are found in animal tissues. However, when one analyzes plant, fungal and microbial cells, अगर हम एनिमल टिश्यूज के अलावा अगर हम प्लांट टिश्यूज, फंगल टिश्यूज और माइक्रोबियल सेल्स में जो पाए जाते हैं बायोमोलिक्यूल्स, उनकी एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे one would see thousands of compounds other than these primary metabolites. तो प्लांट, फंगस एंड माइक्रोबियल सेल्स के केस में इन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा भी कुछ दूसरे टाइप के भी मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एल्केलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, सेंट्स, गम्स, स्पाइसेस. सो इनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, इनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में रखेंगे. ओके, तो यहाँ पे अब हमें ये जानना है कि आखिर डिफरेंस क्या है. हमने इनको सारे मेटाबोलाइट्स को एक ही कैटेगरी में क्यों नहीं रखा, क्यों हमने इनकी दो कैटेगरी बनाई, प्राइमरी मेटाबोलाइट की और सेकेंडरी मेटाबोलाइट की. तो उसका आंसर यहाँ पे ये दिया हुआ है. While primary metabolites have identifiable functions and play known roles in normal physiological processes. तो हमारी बॉडी में जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, नॉट बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. So whatever the physiological processes which are going on inside our body, those physiological processes involve the role of the primary metabolites with their known functions. Okay, so we do not at the moment understand the role or function of all the secondary metabolites in host organisms. तो उस समय हमें इन secondary metabolites के रोल को जानने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इनका रोल इन मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में रोल नहीं है. लेकिन ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये बहुत यूजफुल चीजें हैं. सो मेनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर. अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट से हमको स्पाइसेस मिलते हैं, रबर्स मिलते हैं, बहुत सारी ड्रग्स निकाली जाती हैं, सेंट्स एंड पिगमेंट्स मिलता है. तो ये सब जो बेनिफिशियल चीजें मिलती हैं प्लांट से, उनको हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में रख दिया है. Some secondary metabolites have ecological importance और उनका ecological importance हम दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे. यहाँ पे टेबल 9.3 में कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बताया गया है. यहाँ दो कॉलम्स हैं. पहले कॉलम्स में तरह तरह के पिगमेंट्स, उनकी लिस्ट बनाई गई है. तो वो पिगमेंट्स में जैसे कि क्या क्या पिगमेंट्स हमारे दिए हैं, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स एक्सेट्रा. पहली जो कैटेगरी बनाई गई है सेकेंडरी मेटाबोलाइट की वो पिगमेंट्स की है, जिसके एग्जांपल कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन्स. सेकेंड इज ऑफ एल्केलॉइड्स. एल्केलॉइड्स की कैटेगरी में क्या आता है? मॉर्फिन एंड कोडीन आता है. टर्पिनॉइड्स, टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पीन्स एंड डाइटर्पीन्स एक्सेट्रा आते हैं. एसेंशियल ऑयल्स के केस में लेमन ग्रास ऑयल. टॉक्सिन्स में एब्रिन एंड रिसिन. लेक्टिन्स में कॉर्न कैनाबिलिन ए. ड्रग्स में विनब्लास्टिन, करक्यूमिन एक्सेट्रा. एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में रबर, गम्स एंड सेल्यूलोज. तो अगर हम इनके रोल्स को ढूंढना शुरू करें तो हमें पता होगा कि इनके रोल्स बहुत सारे इकोनॉमिकल और बेनिफिशियल रोल्स हैं. तो ये हम पढ़ेंगे जब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ दीज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का चैप्टर डिस्कस करेंगे. So this is all for now, where we have learnt about the primary and secondary metabolites as well as the nucleic acids and nitrogenous bases found in them.
In the next part, I will discuss about the biomacromolecules. So this is all for now. If any doubt is there, you can comment me in the comment box. I will answer all your questions. And please do not forget to subscribe my channel. Thank you.